अध्याय 15 जबरदस्त प्रतीक। आज लिन मिंग ने यथासंभव अच्छी तैयारी की थी। केवल रेखाओं और प्रतीकों के अनुरेखण में वह उन उदात्त उस्तादों से कम नहीं था। स्काई विंड ग्रास जूस में हेरफेर करते हुए लिन मिंग ने अपने दोनों हाथ खोले और पन्ना तरल की एक बूंद हवा में उड़ गई, जहां वह स्थिर रूप से रुकी रही। इस तरल हरे मोती को देखते हुए लिन मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके हाथ चमक उठे और मुहरों की एक श्रृंखला बन गई। ये हरकतें उसके दिमाग में बहुत पहले ही छप चुकी थीं, और आत्मा के टुकड़े की यादों के साथ ये जटिल संकेत सांस लेने की तरह सहज थे। एक गहरी सांस के साथ लिन मिंग ने शुरुआत की। उसकी 10 उंगलियां तूफान में शाखाओं की तरह बह गईं, और वे एक दूसरे से टकरा भी गईं क्योंकि उसकी सील बनाने की गति बहुत तेज थी। उसकी उंगलियां धुंधली हो गईं क्योंकि एक अलग पदार्थ से तरल की एक और बूंद हवा में उड़ गई। अपनी पूरी आत्मिक शक्ति के साथ लिन मिंग ने तेजी से सुंदर और रहस्यमय शिलालेख प्रतीकों का निर्माण किया। अपनी आत्मिक शक्ति को संरक्षित करने के लिए लिन मिंग ने पहली सामग्री के खत्म होने से पहले ही दूसरी सामग्री पर काम करना शुरू कर दिया था। इस उच्च तीव्रता और अत्यधिक जटिल योजना में लिन मिंग की त्रुटि दर बहुत कम थी। जब शिलालेख आधा तैयार हो गया तो मिंग को तनाव महसूस होने लगा। जब शिलालेख 2/3 पूरा हो गया तो लिन मिंग को लगा कि उनकी आत्मिक शक्ति अपने अंत तक पहुंच रही है, और उन्होंने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को घूमना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में यह बात आने पर समस्या उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ गई। लिन मिंग ने अपने दांत भींच लिए और दबाव डाला। अंतिम ऋण बनाने के लिए उनका उपयोग करने के लिए उसे अभी भी कई सामग्रियों को विभाजित करना पड़ा। स्काई वम सिल्क पूरा हो गया है। तनावग्रस्त लिन मिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। स्काई वम सिल्क वह चीज थी जिसकी उसके पास सबसे अधिक कमी थी। अब वह यहां विफलता की अनुमति दे सकता था। 5 रन है। लिन मिंग ने अपने दिल में संख्या गिन ली क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति सीमा तक पहुंच गई थी। 4, 3, 2। सफलता। लिन मिंग ने इस समय शिलालेख समाप्त किया। जब वे 1 वर्ग इंच के आकार के शिलालेख में एकत्रित हो गए तो चमचमाते रन एक संक्षिप्त क्षण के लिए चमके और जगमगा उठे। वह वहीं हवा में लटक गया। लिन मिंग लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवा में तैरते हुए इस पूर्ण शिलालेख को देखा, उन्हें परम आनंद के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये छोटा सा शिलालेख उनके अनमोल बच्चे की तरह था। इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1 महीने की अमानवीय पीड़ा और भारी मात्रा में धन खर्च किया था। बुजुर्ग ने इस शिलालेख को अत्यधिक प्रतीक नाम दिया था। ये शीर्षक कुछ ज्यादा ही अश्लील और बचकाना था, लेकिन लिन मिंग के दिल में इस बुजुर्ग के लिए जो सम्मान था, उसके कारण उन्होंने इसका नाम नहीं बदला। ये भारी प्रतीक था। लिन मिंग ने प्रति दर्जन 1 से 2 टन सोने की कीमत पर 15 सबसे सस्ते प्रतीक पत्र खरीदे थे। थोड़े से आत्मबल के साथ प्रचंड प्रतीक कागज पर गिर गया। सोने की रेखाएं प्रतीक कागज पर प्राचीन ऋण बनाने के लिए एकत्रित हुईं। प्रतीक कागज वास्तव में सादा था, और समग्र प्रभाव ने इसे नीरस और अचूक बना दिया। प्रतीक पत्र बनाने के अंतिम क्षण में लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति से बाहरी डिजाइन स्वरूप को बदल दिया। यह एक लॉ पैटर्न जैसा दिखता था। शिलालेख खजानों पर छोड़ा गया इस तरह का डिजाइन एक संकेत बन जाएगा। उसका संकेत कई शिलालेख विशेषज्ञों के पास अपने काम की निशानी के रूप में अपने स्वयं के व्यक्तिकृत डिजाइन थे। लिन मिंग ने आग की लपटों पर निर्णय लिया, क्योंकि लपटें निर्वाण में पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करती थीं। युद्ध पथ पर चलना अग्निपरीक्षा जैसा था। दर्द लगातार था और खतरा हमेशा मौजूद था। इस रास्ते पर यात्रा करने से व्यक्ति जलकर राख हो जाएगा। केवल वे ही जिनके पास दृढ़ हृदय और अथाह इच्छाएं हैं, आग की लपटों के माध्यम से पुनर्जन्म लेने में सक्षम होंगे और एक ड्रैगन या फीनिक्स बन सकेंगे जो एक देवता की तरह आकाश में चढ़ता है। लिन मिंग ने इस बहुमूल्य प्रतीक पत्र को सावधानीपूर्वक प्राप्त किया।
उसने खिड़की खोली और ताज़ी हवा और तेज धूप उस पर गिरी और उसकी रक्तरंजित आंखों पर प्रतिबिंबित हुई। वह थकावट से बुरी तरह थक गया था और तुरंत सो जाना चाहता था, लेकिन लिन मिंग को संतुष्टि की अभूतपूर्व अनुभूति हुई। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की परीक्षा से पहले समय बचा है 2 महीने और 10 दिन। पिछले 5 दिनों में लिन मिंग ने प्रतीक कागज पर अपना आखिरी शिलालेख अंकित किया था। इस प्रकार उसकी सारी सामग्रियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। वह ओवरवेलमिंग सिंबल की कुल मिलाकर 4 प्रतियां बनाने में कामयाब रहे थे। इन प्रतीक पत्रों को देखकर लिन मिंग को उपलब्धि की अविस्मरणीय अनुभूति हुई। अब वह इन चारों चुनाव चिन्ह पत्रों को बेचना चाहता था। पिछले व्यापार मेले में मास्टर बायहोग का उत्कीर्ण शिलालेख 1500 टन सोने में बिका था। स्पष्टतः यह शिलालेख स्वामी की प्रसिद्धि से प्रभावित था। लिन मिंग ने पहले कोई शिलालेख नहीं बेचा था, इसलिए वह प्रसिद्ध या प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने काम पर भरोसा था। यह शिलालेख देवताओं के क्षेत्र से आया है। मास्टर बायहोग के कार्य की तुलना में इसका प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। वहां कोई तुलना ही नहीं थी। उस बुजुर्ग की स्मृति में अभिभूत प्रतीक महज सबसे बुनियादी शिलालेख था, लेकिन यह एक बेहतर उपकरण, तीसरी श्रेणी के उपकरण पर उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। यदि निम्न श्रेणी के उपकरणों पर प्रयोग किया जाए तो प्रभाव कम से कम 60% बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि प्रबल प्रतीक ने उपकरण को एक अतिरिक्त कौशल भी प्रदान किया। कुछ शीर्ष स्तरीय शिलालेख तकनीकें उपकरण में अतिरिक्त कौशल जोड़ सकती हैं। आत्मबल को एकाग्र करके इन कौशलों का उपयोग करना संभव हो सका। उनमें ऊर्जा हमलों, कवच बढ़ाने वाली ढालें, मायावी तकनीक से लेकर राक्षसी तकनीक और भी बहुत कुछ शामिल था। लिन मिंग का शिलालेख यदि किसी हथियार पर उकेरा जाए तो वह उस हथियार को एक कौशल प्रदान करेगा जिसे तत्काल हिंसक हमला कहा जाता है। छोटा शिलालेख ऋण वास्तव में एक जटिल सरणी था। जब उपयोगकर्ता भारी मात्रा में आत्मिक बल को हथियार में केंद्रित करता है, तो शिलालेख इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, इसे सीमा तक संपीड़ित कर देता है और फिर तुरंत फट जाता है। नजदीकी लड़ाई में ये चाल वास्तव में अपनी मारक क्षमता में दुर्जेय थी। लिन मिंग को वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि उनका शिलालेख उतना अद्भुत था जितना कि उन्होंने बुजुर्गों की यादों में बताया था। उपकरण के एक टुकड़े के लिए अपने मौजूदा स्तर पर बिजली में 60% की वृद्धि हासिल करने का निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं था। जहां तक उस तत्काल हिंसक हमले की बात है, लिन माइंड को नहीं पता था कि यह वास्तव में काम करेगा या नहीं, क्योंकि शिलालेख तकनीक बहुत जटिल थी। अंतिम उत्पाद बनाने के बाद उन सभी रूनों और प्रतीकों को उस छोटे शिलालेख में केंद्रित किया गया था, इसलिए निर्माता के लिए भी अंतिम उत्पाद की क्षमता का आकलन करना मुश्किल था। वहां बहुत सारी संभावित संरचनाएं थीं और उसी संख्या में संभावित गलतियां भी थीं। सबसे खराब स्थिति में हथियार फट भी सकता है। जब तक थोड़ी सी भी समस्या थी, पूरे शिलालेख को भारी छूट पर बेचना पड़ता। लिन मिंग को आखिरकार पूर्ण आराम की रात मिली और वह सुबह होने तक आनंदपूर्वक सोया। उनका आत्मबल एवं ऊर्जा चरम स्थिति में थी। उन्होंने लिन शियाओडोग से कुछ व्यापार मेलों और नीलामी घर के पते पूछे और फिर अपने प्रतीक कागजात के साथ चले गए। उसने कुछ नए कपड़े खरीदे थे जिसमें एक हुड वाला केप भी शामिल था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। हालांकि व्यापार मेलों और नीलामी घरों की सुरक्षा को लेकर हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा रही है और वे संरक्षकों की पहचान लीक नहीं करेंगे, फिर भी सावधान रहना सबसे अच्छा है। आखिरकार यदि 4 प्रतीक पत्र किसी ऊंचे दाम पर बेचे गए, तो यदि उस व्यक्ति को पता चल जाता तो वे उनकी संपत्ति के लिए उन्हें लूट सकते थे और मार सकते थे। लिन मिंग सबसे पहले आधिकारिक स्काई फॉर्चून सिटी नीलामी हॉल में गए। स्काई फॉर्चून सिटी में कई नीलामी हॉल थे और ऐसा कोई नहीं था जो बाकियों से अलग दिखता हो, इसलिए उसने थोड़ी बेहतर प्रतिष्ठा वाले एक को चुना। जब तक ये 4 प्रतीक पत्र बिकेंगे, वह दवा के लिए सामग्री खरीद सकेगा।
हालांकि जब लिन मिंग नीलामी घर के पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यह बहुत सरल है। अध्याय 16 निराशा। नीलामी घर में बेहद सख्त समीक्षा प्रक्रिया थी, विशेष रूप से उनके द्वारा बेची गई वस्तुओं के संबंध में, अन्यथा नकली और प्रतिकृतियां बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगी और नीलामी घर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। एक नीलामी घर के लिए प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन मिंग का अभिवादन किया। अधिक सटीक होने के लिए उसे ब्लॉक कर दिया और पूछा, सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? लिन मिंग ने साफ और कुरकुरा वस्त्र पहना हुआ था और वह किसी भी अन्य संपन्न नागरिक की तरह लग रहा था। हालांकि उसकी ऊंचाई एक वयस्क पुरुष से कई इंच कम थी। इसके अलावा उसकी आवाज अभी तक पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी, इसलिए इस तथ्य को छुपाना संभव नहीं था कि वह केवल 15 या 16 साल का युवा लड़का था। इसलिए लिन मिंग ने बस अपनी आवाज में कहा, मैं यहां शिलालेख रून्स के मूल्यांकन के लिए हूं। ओह, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन मिंग को कुछ संदेह से देखा। क्या मैं आपका शिलालेख देख सकता हूं? दरअसल इस आदमी का व्यवहार पहले से ही बहुत विनम्र था। एक 15-16 साल के बच्चे का नीलामी घर में आकर कुछ शिलालेखों का मूल्यांकन करना पहले से ही अजीब था। कीमत बार बार 1000 टन सोने से अधिक तक बढ़ गई। अधिकांश लोगों को यह संदेह होगा कि यह एक व्यवहारिक मजाक था। जब लिन मिंग ने प्रतीक पत्र निकाला तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भौहें चढ़ गईं क्योंकि उसने उसकी घटिया गुणवत्ता देखी। यह सबसे बुनियादी और सस्ता प्रतीक कागज था जो बाजार में 1 या 2 टन सोने के 1 दर्जन दाम पर उपलब्ध था। हालांकि प्रतीक कागज की कीमत ने शिलालेख की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं किया, फिर भी यह शिलालेख मास्टर की स्थिति का संकेत था। स्वाभाविक रूप से वे इस प्रकार के प्रतीक पत्र का उपयोग कभी नहीं करेंगे। वे आमतौर पर अपने शिलालेख के परिणामों को दिखाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रतीक कागज का उपयोग करते थे, जिसमें प्रत्येक की कीमत कई टन सोने की होती थी। हालांकि प्रतीक कागज से एक हल्की सी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह एक पूर्ण और वास्तविक उत्पाद था, कोई व्यवहारिक मजाक नहीं। उन्होंने लिन मिंग की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है जिसमें बताया गया हो कि इसे किस शिलालेख विशेषज्ञ ने बनाया है? लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया। अच्छा ठीक है, मेरे साथ आओ। अधेड़ उम्र का व्यक्ति लिन मिंग को गलियारे से होते हुए नीलामी घर के पीछे एक मूल्यांकन कक्ष में ले गया। मूल्यांकन कक्ष में मौजूद व्यक्ति ने बिना लाइन वाला काला परिधान पहना था और वह 50 या 60 के दशक का एक कठोर दादा लग रहा था। लिन मिंग ने उस व्यक्ति के सामने लगे चिन्ह पर भी ध्यान दिया जिस पर लिखा था, उन्नत मूल्यांकक। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने इस प्रतीक पत्र को हाथ में लिया और नोट किया कि शिलालेख घटिया कागज पर रखा गया था, लेकिन उसने कोई भी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं की जिससे पता चले कि वह घृणा या संदेह में था। इसके बजाय उन्होंने एक शांत और शांतिपूर्ण आचरण बनाए रखा और चुपचाप सफेद दस्ताने की एक जोड़ी पहन ली और अपना पूरा ध्यान काम के गंभीर और व्यवहारिक मूल्यांकन में लगा दिया। इससे पता चला कि वह एक सच्चा पेशेवर था। हालांकि मूल्यांकनकर्ता ने तभी शुरुआत की जब उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया और लिन मिंग की ओर देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसने यह शिलालेख प्रतीक बनाया है, उसकी ताकत शरीर परिवर्तन चरण के तीसरे स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिलालेख चिन्ह सदैव निर्माता की आत्मिक शक्ति का हल्का सा संकेत देता रहेगा। एक मूल्यांकनकर्ता के लिए इन निशानों के माध्यम से रचनाकारों की मार्शल आर्ट की खेती के स्तर का आकलन करना संभव था। चूंकि लिन मिंग ने शिलालेख कागज बनाया था, इसलिए आत्मा बल का निशान स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा, लेकिन चूंकि उन्होंने जबरदस्त ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास किया था, इसलिए आत्मा बल औसत मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक मोटा था। यदि मूल्यांकनकर्ता को पता होता कि शिलालेख शरीर परिवर्तन चरण के पहले स्तर पर एकमात्र लड़के द्वारा बनाया गया था, तो उसकी ठुड्डी निश्चित रूप से जमीन पर झुक जाएगी।
लिन मिंग को पता था कि इससे इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। एकमात्र व्यक्ति ने तेजी से सांस ली और फिर आह भरते हुए कहा, यह सोचने के लिए कि युवा पीढ़ी के भीतर ऐसी प्रतिभा थी। तीसरे स्तर की एक छोटी सी शारीरिक परिवर्तन साधना एक शिलालेख प्रतीक बना सकती है। यह चौंकाने वाला है। आमतौर पर शिलालेख स्वामी पुरानी पीढ़ी के होते थे और अधिकांश हड्डी फोजिंग सीमा से ऊपर थे। कई ने नाड़ी संघनन सीमा को भी तोड़ दिया और कुछ ने पूर्वाकाशीय सीमा को भी तोड़ दिया। शायद यह तीसरे स्तर का शारीरिक परिवर्तन सिर्फ एक शिलालेख मास्टर प्रशिक्षु था और भाग्यशाली होने और एक सफल शिलालेख बनाने के लिए हुआ। हालांकि यह लड़का एक जैसे 4 शिलालेख लेकर आया, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। लिन मिंग ने बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा सुनी और सोचा कि चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा व्यक्ति अपना मन बदल देगा। यह एक पूर्ण और वास्तविक शिलालेख प्रतीक है, लेकिन निर्माता केवल एक प्रशिक्षु है, इसलिए हम ये पहचानने में असमर्थ हैं कि यह कितनी ताकत प्रदान करेगा या शिलालेख की अखंडता। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रशिक्षु की आत्मिक शक्ति आमतौर पर मात्रा और गुणवत्ता में सीमित होती है, और असंख्य और जटिल शिलालेख डिजाइनों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। भले ही प्रतीक ने 10% की ताकत बढ़ा दी हो, अगर इसे बेहतर उपकरण पर नहीं रखा जा सकता है, तो हम इसकी नीलामी नहीं कर सकते क्योंकि असफल उत्पाद नीलामी घरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। शिलालेखों का उपयोग केवल बेहतर उपकरणों पर ही किया जाता था, क्योंकि केवल बेहतर उपकरण ही मजबूत होते थे जो युद्ध में मार्शल कलाकारों की आत्मिक शक्ति और ऊर्जा को केंद्रित करते थे। चूंकि शिलालेखों ने आत्मिक बल को संशोधित किया, इसलिए इसे कम से कम उस स्तर का होना आवश्यक था। इसलिए सबसे कम गुणवत्ता वाला सामान जिस पर कोई शिलालेख लगाएगा वह कम से कम कई हजार टन सोने का होगा। यह उपकरण ऐसा कुछ नहीं था जिसे औसत व्यक्ति प्राप्त कर सके। यहां तक कि कुलीन परिवारों के कनिष्ठों को भी इतने उच्च गुणवत्ता वाले हथियार रखने के लिए विचार करने के लिए कम से कम मांसपेशियों या हड्डियों के निर्माण के स्तर को विकसित करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, वांग येगाओ की पारिवारिक पृष्ठभूमि उत्कृष्ट थी, लेकिन क्योंकि उनकी खेती कम थी, भले ही उन्होंने एक बढ़िया नीली तलवार का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक खजाना था। वह नीली तलवार केवल 200 टन सोने की थी। किसी हथियार पर आप जितनी बार भी उत्कीर्ण कर सकते हैं उसकी संख्या सीमित थी। अनिवार्य रूप से, यह केवल एक बार थी। एक शिलालेख के बाद दूसरा नहीं लगाया जा सकता। इसके बारे में सोचते हुए, कौन एक हथियार पर कई हजार टन सोना खर्च करेगा, केवल उस पर संदिग्ध मूल का शिलालेख लगाने के लिए? इसलिए प्रशिक्षुओं के लिए शिलालेख बाजार अस्तित्वहीन था। लिन मिंग ने इस परिणाम की उम्मीद की थी और कहा, मुझे केवल 3 की नीलामी करने की आवश्यकता है, आखिरी को आप प्रयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। शिलालेख बनने के बाद परिणाम का परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। यहां तक कि निर्माता भी इसकी प्रभावशीलता का केवल अनुमान ही लगा सकता है। जब एक मार्शल कलाकार ने एक शिलालेख खरीदा, तो वह मूल रूप से अपनी किस्मत पर जुआ खेल रहा था। इसलिए उच्च स्तरीय शिलालेख मास्टरों का अच्छी तरह से स्वागत किया गया क्योंकि उनके पास अपने उत्पादों की प्रभावशीलता की गारंटी देने की प्रतिष्ठा थी। बहुत कम लोग किसी अज्ञात गुरु के शिलालेख खरीदेंगे, किसी प्रशिक्षु के तो बिल्कुल भी नहीं। यह सिर्फ उनके अपने कीमती पैसों से जुआ था। मूल्यांकनकर्ता ने कहा, बेशक, हालांकि प्रयोग आपके अपने उपकरण के साथ किया जाना चाहिए। लिन मिंग अचानक चुप हो गए। कई हजार सोने के टन मूल्य का एक हथियार। उनका मानना था कि नीलामी घर के लिए प्रयोग के रूप में परीक्षण के लिए कई हजार सोने के टन के हथियार को यूं ही रखना असंभव था। यदि लिन मिंग एक शिलालेख विशेषज्ञ होते तो चीजें अलग हो सकती थीं, क्योंकि उस्तादों की प्रतिष्ठा होती है और उन्हें अपने शिलालेखों के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा, नीलामी घर इस तरह के आंकड़े के साथ अच्छे संबंध बनाकर खुश होगा और यहां तक कि अपने हथियार भी उपलब्ध कराएगा। लिन मिंग्स के सर्वोच्च मूल्य के क्षण में,
उनके पास केवल 800 टन सोना था। उसे एक शिलालेख उत्कीर्ण करने के लिए कई हजार टन सोने का हथियार कहां से मिलेगा? उन्होंने बहस करने या कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई। वह कह सकता था कि उनके उपकरणों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि शिलालेख पर आत्मिक बल वास्तव में बहुत कमजोर था। इसलिए लिन मिंग ने अपने 4 प्रतीक कागजात ले लिए और स्काई फॉर्चून आधिकारिक नीलामी घर छोड़ने के लिए घूम गए। क्षमा करें, लेकिन हमें शिलालेख एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण की आवश्यकता है, या शिलालेख मास्टर को एक हस्ताक्षरित नोटरी प्रदान की गई है। स्काई फॉर्चून सिटी व्यापार मेले में व्यापारी ने लिन मिंग की उम्र देखकर उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। यह एक विनम्र अस्वीकृति थी। इसके बाद लिन मिंग कई निजी दुकानों में गए और इन लोगों का रवैया और भी खराब था। उन्होंने शिलालेख लेनदेन व्यापार मंडप की कोशिश की जो ट्रेड एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में था। यह स्टोर 6 मंजिलों वाला भव्य और आलीशान था। प्रत्येक मंजिल उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठानों से भरी हुई थी और इसमें परिष्कृतता का माहौल था। हर चीज महंगी थी, कुछ भी सस्ता नहीं था। सामान कुछ 100 से लेकर कई हजार टन सोने तक का था। यहां तक कि दुकानदार भी बेवजह अहंकार में थे। यदि कोई अमीर युवा मास्टर आता, तो वे विनम्र होते और चाय, दयालु शब्द और कभी न खत्म होने वाली बूट चाटी की पेशकश करते। लेकिन बेचारे सेल्समैन को पीछे की ओर सीधे बूट के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई और अधीरता से उसे दूर कर दिया। देखो बच्चे, यहां परेशानी मत करो, तुम मेरे अच्छे व्यवसाय को रोक रहे हो। अरे यह वह जगह नहीं है जहां एक छोटे लड़के को आना चाहिए। ओह, हे ग्राहक, तुम्हें क्या चाहिए? आओ देखें। हाँ, बच्चे, मुझे यहां चिढ़ाने की कोशिश मत करो। मैं आज पहले ही हंस चुका हूं। यह सिर्फ टॉयलेट पेपर है, और आपने इस टॉयलेट पेपर पर कुछ छोटी लपटें खींची। क्या आपको लगा कि यह एक शिलालेख था? हाँ,